अभी सबको एक साथ वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है जी, करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं ताकि आपको थोड़ा गैप मिल जाए दोनों लेक्चर्स के अंदर। तो स्टार्ट करते बस हैं। एक जूम सेशन लोगे ना मैम? एक से ज्यादा 2 लोग हैं मैम। मैम डेढ़ ले लेना बस मैम, बहुत है। मैम 1:45 1.25 हो माइक जाएगा। लेना मैम। मैम को एक निकल में कहाँ तब तक पढ़ा किया दो, था, एक में तो कोई अटेंडेंस फायदा लेके नहीं है छुट्टी इस कर देना चीज को मैम। बोलने से। सो फास्ट मूविंग कंज्यूमर साइलेंस रहो। मैम फास्ट मैम मूविंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स तक, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स तक करवा दिया है। अच्छा, जितना शांत रहोगे ना, क्या पता मेरा मन बदल जाए, मैं उतना जल्दी आपका सिलेबस आज का कवर करा के फिर क्या पता एक ही जूम सेशन में खत्म कर दूं। लेकिन ये है कंडीशन कि आपको शांत रहना पड़ेगा, सुनो ज्यादा। ठीक है जी, चलो जी। हम लोगों ने एफएमसीजी पूरा कर लिया था। एफएमसीजी के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं? जो रेडी टू यूज होते हैं, जो मैम जल्दी खत्म हो पोस्ट जाते वाले हैं। जल्दी जल्दी यूज हो जाते हैं। जैम्स, बर्गर, केचप जो हम डेली कंज्यूम करते हैं मैम। हमारा डिओड्रेंट कौन से उसमें आता है? डेली में तो नहीं आता मैम। FMCG एफएमसीजी में आएगा मैम। मैम डिपेंड करता है। एफएमसीजी बॉयज में कम मैं लगाते उन हैं, लोगों गर्ल्स की ज्यादा बात लगाते नहीं हैं। कर रही जो प्रोडक्ट परचेज करके अलमारी में सजा के रख देते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो यूज भी करते हैं। ऐसे तो क्या होता है कि मैंने एक डिओड्रेंट खरीदा बहुत साल पहले, कभी यूज ही नहीं किया, उसको बस सजा के रख दिया शोकेस के अंदर, और मैं कहती हूँ कि हाँ मेरे पास डिओड्रेंट है। उन लोगों की बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो यूजुअली यूज करते हैं उसे। मैम जो इम्पोर्टेड परफ्यूम्स होंगे मैम, वो तो मैम ओकेजनली यूज करते हैं, और जो ये फोग वगैरह हो गया ये डेली। नेचर देखो उसका क्या है। इंपोर्टेड अगर मान लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट हमारे लिए महंगे होते हैं लेकिन फिर भी यूज करते हैं वो इतनी जल्दी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसको कई सालों तक चलाओगे, 10-12 साल तक, 5-6 साल तक खत्म तो हो ही जाते हैं ना। ठीक है, नॉर्मल वाले आपके 15-20 दिन में खत्म हो जाएंगे, ये वाला आपका 1.5-2 महीना चल जाएगा, इससे ऊपर तो नहीं। नो मैम। यस मैम। हो गए फास्ट मूविंग। फास्ट मूविंग का मतलब ये थोड़ी ना मिनटों के हिसाब से खत्म होगा। लेस का पैकेट जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो जरूरी थोड़ी है कि लेस की तरह फटाफट ही खत्म करना है, और भी तो हो सकते हैं कुछ का। जैसे अभी टूथपेस्ट है, आप अगर बड़ा पैकेट टूथपेस्ट का लाओ तो महीना चलेगा, तो क्या ये फास्ट मूविंग की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा? नो मैम, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमने सामान का खरीदा है। अप्रोक्स कितने मंथ तक चल सकता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड? कितने मंथ तक आप चलाना चाहो। अब देखो जो ये कैचअप्स वगैरह सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना मैम, पेशेंस के ऊपर, यूसेज के ऊपर डिपेंड्स करता है। बस इनका नेचर ऐसा है, इनके नेचर में एक चीज कॉमन है, पर यूनिट वैल्यू इनकी कंपैरेटिवली कम होती है अदर प्रोडक्ट्स की वजह से, और सेल वॉल्यूम हाई होता है। मतलब बहुत सारे लोग इसको अक्सर खरीदते रहते हैं, तो मार्केट में सेल वॉल्यूम इसका हाई मिलेगा। और क्या कम मिलेगा इसका? पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, प्राइस कम होगा और सेल वॉल्यूम ज्यादा होगा इसका, ये उसकी पहचान है। नेक्स्ट है हमारे पास फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है? फ्यूचर डिमांड को एस्टिमेट करना। बिल्कुल, भविष्यवाणी करना, एस्टिमेशन निकालना। तो जब हम फ्यूचर की सिचुएशन को बताते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, तो हम कर रहे हैं फोरकास्टिंग। सो फोरकास्टिंग इज नथिंग द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड्स by anticipating what buyers are likely to do under a given set of marketing conditions। यानी कि अब जैसे अब कोविड का सिचुएशन चल रहा है, हमें पता है कि मार्केट डाउन चल रही है या अप इन्फ्लेशन है मार्केट के अंदर? डाउन मैम। डाउन है। बायर बिहेवियर कैसा होगा? लोग कम बाय करेंगे या ज्यादा बाय करेंगे? कम करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं वो उनका एंटिसिपेशन ये होगा कि इस साल हर साल के कंपैरिजन में डिमांड कम रेज होंगी, तो आपको प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली कम बनाने चाहिए। तो ये हो गया जी इनका फोरकास्टिंग, मतलब एक तरह से अनुमान लगाते हैं कि इस साल क्या होने वाला है, तो मार्केट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ इनोवेटर। इनोवेटर कौन होता है? इनोवेशंस करता है मैम, प्रोडक्ट के अंदर अपग्रेडेशन। प्रोडक्ट के तो इनोवेटर की मैं अगर डेफिनेशन बोलूं तो इनोवेटर वो बंदा है जिसने लाइफ में पहली बार कोई नया इनोवेशन क्या किया? अडॉप्ट किया। यानी कि जिस बंदे ने नए प्रोडक्ट मार्केट में निकाले, सबसे पहले तो उसने अडॉप्ट किया होगा, उसको लगा कि मार्केट में चेंज की जरूरत है, ये टेक्नोलॉजी में लेकर आता हूँ, तो सबसे पहले उसके माइंड में अडॉप्शन हुआ होगा। तो इनोवेटर वो पहला बंदा है जिसने किसी भी चेंज को क्या किया? अडॉप्ट किया।
सो दे आर यूजुअली रिलेटिवली यंग, लाइवली, इंटेलिजेंट, यानी कि वो यंग लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बेसिकली हमारे जैसे होते हैं, एंथुसिज्म से भरे हुए लोग होते हैं, वो होते हैं हमारे इनोवेटर। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल मार्केटिंग। अब मार्केटिंग दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल लेवल पे, एक होती है इंटरनल लेवल पे। एक्सटर्नल लेवल मतलब आप कंज्यूमर से जाकर बात करते हो, कंज्यूमर्स को बताते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। अब इंटरनल में कौन कौन आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के? एम्प्लॉइज मैनेजर, एम्प्लॉयज आते हैं, अंदर तो worker, एम्प्लॉयज, मैनेजर, सीईओ, तो काइंड ऑफ एम्प्लॉयज ही होगे ना वो सारे कंपनी के। ऑफिसर एम्प्लॉय Yes, है ma'am. या नॉर्मल एम्प्लॉयज है। तो अब कंपनी क्या Yes, करती है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखेगी, यानी कि कंपनी अपनी पॉलिसी इस तरह से बनाएगी कि वो अपने एम्प्लॉयज को ऐसा फील करवाएगी कि तुम कंपनी का पार्ट हो। जितना ज्यादा तुम्हारी वजह से कंपनी को फायदा होगा उतना तुम्हें फायदा होगा। तो उससे क्या फायदा होगा, जो एम्प्लॉयज है ना वो बाहर मार्केट में जाकर कंपनी के प्रोडक्ट को एनकरेज करेंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो दिल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो जब कोई एम्प्लॉय इतना दिल से अपने ही कंपनी के प्रोडक्ट्स को मार्केट में मार्केटाइज करेगा तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा या एडवर्टाइजिंग एजेंसी का ज्यादा होगा? मैम उसका एम्प्लॉयज का इम्पैक्ट ज्यादा होगा जब impact एम्प्लॉय होगा। खुद Employees का इंकरेज करेगा कंपनी के प्रोडक्ट को। बिल्कुल। तो जो कंपनी इस तरह की पॉलिसीज अपनाती हैं वो क्या करती हैं, वो इंटरनल मार्केटिंग करती हैं। ठीक है जी, चलिए यस मैम। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास क्या, जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर में एक और चीज होती है, वैसे पता है जॉइंट वेंचर क्या होता है? यस मैम, मैम जब Yes, दो ma'am. तो फॉर्म दो या दो से ज्यादा दो या firm तीन एक लोग साथ मिलकर आती है एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, जॉइंट वेंचर इज जब दो या दो से ज्यादा कंपनी आती है किसी एक प्रोडक्ट को पूरा करने के लिए, तो उन्होंने बनाया जॉइंट वेंचर। लेकिन जॉइंट वेंचर जो कंपनीज बनाती है ना, इनका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है। क्या ऑब्जेक्ट होता है? ये काइंड ऑफ पार्टनरशिप करती हैं। सपोज ए और बी दो कंपनीज है, दो कंपनी ने बनाकर सी कंपनी बनाई है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, दो कंपनी ने मिलकर तीसरी कंपनी बनाई। अब आप बोलोगे कि ऐसा तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दो कंपनियां मिलकर एक कंपनी बना रही थी, मर्जर में पढ़ चुके हैं, कंसोलिडेशन में पढ़ चुके हैं, तो फायदा क्या, फर्क क्या हुआ इनके अंदर? तो इन्होंने क्या किया, ये दो कंपनीज है ना, इन्होंने इस कंपनी की पार्टनरशिप कर ली, यानी कि दोनों कंपनी आपस में मिलना चाहती हैं। तो जॉइंट वेंचर को कॉर्पोरेट पार्टनरशिप भी बोला जाता है। अब कॉर्पोरेट पार्टनरशिप में क्या हुआ, दो कॉर्पोरेट्स हैं, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। अब ये दोनों मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं। इन दोनों ने क्या बोला, हम एक नई कंपनी बना लेते हैं जिसके 50% शेयर तू ले, 50% शेयर मैं ले लेता हूँ। तो यानी कि दोनों ने कर ली पार्टनरशिप। अब इस फॉर्मेट के थ्रू जो नई कंपनी बनी, तो ये क्या है, जॉइंट वेंचर। यानी कि एक ऐसा वेंचर है, एक ऐसा कंपनी है, एक ऐसी एसेट है जो कि किसकी है, दो लोगों के जॉइंट होने से बनी है, दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए। अब ए और बी ने जब मिलकर बनाया इसको, तो ये कंपनी कहलाएगी हमारी जॉइंट वेंचर। देखते क्या कहता है, अ थर्ड पार्टी कमर्शियल ऑपरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय टू और मोर फर्म्स टू परस्यू अ पर्टिकुलर मार्केट या रिसोर्सेज सप्लाई और अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इट इज क्रिएटेड एंड ऑपरेटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द को ओनर्स। यानी कि उन को ओनर्स के बेनिफिट के लिए जब ये बनी है, तो ये क्या बनी है, ये बनी है एक जॉइंट वेंचर। इतना क्लियर? यस मैम। मैम फिर इसमें और कंसोलिडेट में डिफरेंस क्या हुआ, वो भी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनती है? लेकिन वो जॉइंट वेंचर नहीं बनी थी ना, उन्होंने क्या किया था, ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है, उन्होंने ऐसे पार्टनरशिप तो नहीं की थी। उन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने अपनी एसेट्स डाल दी थी एक नई कंपनी में। अब जब एसेट्स डाल दी इस नई कंपनी में, तो इस नई कंपनी ने आगे सारा काम कर लिया था पर्टिकुलर पर्पस के लिए। अब ये लोग भी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए करते हैं, बट इन्होंने एक परमानेंट एग्जिस्टेंस के लिए क्या बना लिया, इन्होंने अपनी एक नई कंपनी क्रिएट करी, मतलब इन्होंने पार्टनरशिप में क्रिएट की। अब ए और बी का भी अलग अलग एग्जिस्टेंस है, बट इन लोगों के बीच में एग्रीमेंट भी ऐसा होता है कि दोनों की ओनरशिप बराबर होती है, दोनों को ओनर्स कहलाते हैं। जैसे पार्टनरशिप में था वो को पार्टनर्स कहलाते थे, वैसे ये सब भी आपस में को ओनर्स कहलाएंगे। और इनका काइंड ऑफ जो टर्म्स एंड एग्रीमेंट होगा वो पार्टनरशिप जैसा होगा। बट जो कंसोलिडेशन में हमने किया था, कंसोलिडेशन इज लाइक कि दो तीन लोगों की पावर्स को मिलाकर हमने एक हाई पावर बना ली थी,
उसमें क्या हुआ, 3 लोगों की जो बाकी लोग हैं उन लोगों की पावर्स को कंप्लीटली नहीं मिक्सअप कर रहे, उन लोगों ने कुछ कुछ पोर्शन यानी कि इस कंपनी की अपनी खुद की एक कैपिटल बनाई, से इस कंपनी को 1 लाख कैपिटल के साथ इनकॉर्पोरेट किया गया, तो इस 1 लाख का 50 ये और 50 ये, बट इन्होंने क्या किया था कंसोलिडेशन में, अपनी पूरी स्ट्रेंथ नई कंपनी के अंदर डाल दी थी। तो मतलब लिटिल डिफरेंस है इसके अंदर कि किस तरीके से आप ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉपर्टीज का, उस चीज का डिफरेंस है। ओके मैम, वहाँ इक्वल होता है, यहाँ इक्वल नहीं होता। नहीं, यहाँ जो शेयर होता है मैम 50-50 49 और 51 भी हो सकता है। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप का जो रेशियो होता है वो आप डिसाइड कर सकते हो एज पर द पार्टनरशिप, वैसे यहाँ पर भी डिसाइड कर सकते हो। तो इनका ओनरशिप कंट्रोल दोनों का लगभग बराबर सा रहता है, लेकिन वो कैसे बराबर रहेगा ये खुद डिसाइड करेंगे। परसेंटेज में भी इक्वल हो सकता है, परसेंटेज थोड़ा डिफर कर सकती हैं, लेकिन अदर कंट्रोल ज्यादा दे देंगे, तो इस तरह से ये डिफर कर सकते हैं। बट मैम मतलब कंसोलिडेशन में मतलब मैम वो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लाते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि भी कोई प्रोपोर्शन में लाने, जितनी उनकी स्ट्रेंथ है वो अपनी अपनी स्ट्रेंथ उसमें डाल देते हैं। मतलब 3 लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम कंसोलिडेशन करेंगे अपना, तो तीनों ने अपनी जितनी भी पावर थी वो सारी की सारी नई कंपनी को दी थी। अब ये तीनों के तीनों पावरलेस हो गए, नई पावर किसके पास आ गई, सारी की सारी नई कंपनी के पास आ गई। बट यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने सारी पावर नहीं दी, इस कंपनी को डिसाइड किया कि इसको कितनी पावर की जरूरत है, फिर इस पावर को एक फिक्स प्रपोर्शन में बांट के इन दोनों ने आपस में उसमें डाल दिया। जैसे मान लो इसको 100 चाहिए, तो इन्होंने डिसाइड, जॉइंट वेंचर में ए और बी एग्जिस्ट करते हैं, अपनी कंपनी भी एग्जिस्ट करेगी। और मैम कंसोलिडेशन में मैम नहीं ये करते ना particular- ABC। करती है मैम कंसोलिडेशन में एक भी, तो मिनट, ये एक भी मिनट, फ्यूचर में नहीं करती। एक मैम ये मिनट, सिर्फ पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है क्या? कौन सा, जो ये अभी वाली है 2 मिनट रुको, जॉइंट वेंचर होता है जो मैम। आप पहले अपना नाम बताओ कि कौन बोल रहे हो। कुणाल मैम। एक काम करते हैं कुणाल, इसको ना एक बार दोबारा से समझते हैं। हमारे पास है एक जेवी, यानी कि ऐसा वेंचर जो जॉइंटली बनेगा। अब जॉइंटली क्या किया, ए और बी 2 कंपनीज थी, ठीक है, दोनों कंपनीज ने मिलकर डिसाइड किया कि हमें कोई नया कंस्ट्रक्शन कंपनी करनी है, या कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए कोई नई कंपनी बनानी है, कुछ भी वट एवर द रीजन इज, या कोई नया डैम बनाना है, तो इन्होंने एक नई कंपनी खोल ली। अब इस नई कंपनी को पर्टिकुलर कुछ एसेट्स चाहिएंगी, तो ये दोनों आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे कि किस अकॉर्डिंग हम इनको एसेट्स देंगे, तो उस अकॉर्डिंग इनके पास एसेट्स दे दी जाएंगी। तो जो एसेट इन्होंने दी, सी के पेरेंट्स कौन हुए, अब यहाँ पर ए और बी हो गए, तो इनका एक फिक्स प्रपोर्शन होगा, 50-50 भी हो सकता है या एनी अदर प्रपोर्शन भी हो सकता है, जो ये डिसाइड करे। क्योंकि अगर 3 कंपनियां होंगी या 2 से ज्यादा कंपनीज होंगी तो प्रपोर्शन डिफर करेगा, तो जो प्रपोर्शन ये डिसाइड करेंगे उस प्रपोर्शन में अपनी एसेट्स दे सकते हैं। अब मार्केट में एग्जिस्ट कौन करता है, मार्केट में एग्जिस्ट ए भी करेगा, मार्केट में एग्जिस्ट बी भी होगा, और मार्केट में एग्जिस्ट सी भी करेगा। ए की अपना अलग कंपनी है, बी अपनी अलग कंपनी है, सी अपनी अलग कंपनी है। इन तीनों का आपस में सिर्फ एक रिलेशन है, क्या, ए और बी ने पैसा लगाया है इस कंपनी में, सिर्फ इतना ही रिलेशन है। बाकी इसका बिजनेस अलग है, इसका बिजनेस अलग है, इसका बिजनेस अलग है। ए को सिर्फ सी के बिजनेस से फर्क पड़ता है, बी के बिजनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। बी को सी के बिजनेस से फर्क पड़ता है, ए के बिजनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोनों वैसे तो अलग ही है, सिर्फ उनका एक कॉमन इंटरेक्शन पॉइंट क्या है, सी है। इतना क्लियर है अभी तक का? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम ये Yes, पर्टिकुलर पर्पस के लिए तो नहीं होते ना? पर्टिकुलर पर्पस ही होगा इनका। तो मैम उसके बाद ये बंद तो नहीं हो जाएगी? डिपेंड करेगा कि वो बंद करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वरना खुली भी रहती है। फिर मैम इसमें और कंसोर्टियम में क्या फर्क रह गया? बताती हूँ, रुको तो सही, इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब अपने अगले पे आ जाओ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या करता है, कंसोलिडेशन में ए है और बी है। अब क्या किया, ए ने अपनी नेट स्ट्रेंथ यानी कि अपनी नेट एसेट कैलकुलेट की, बी ने अपनी नेट एसेट कैलकुलेट की, ठीक है। ए और बी आपस में जाकर कंसोलिडेट हो गए,
कंसोलिडेट हो गए मतलब ए और बी ने जाकर क्या किया, अपनी एक नई कंपनी बना ली। अब ये ए और बी ने अपना पूरा का पूरा एसेट इसमें डाल दिया, बी ने अपना पूरा एसेट इसमें डाल दिया, तो सी के पास 100% एसेट ऑफ ए एंड बी है। इतना क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो अब लेकिन यहाँ पर क्या था, क्या यहाँ पर इन्होंने 100% एसेट ट्रांसफर की थी इन द जेवी? नो नो मैम। मैम। लेकिन कंसोलिडेशन में मैम। क्या करते हैं, ये अपना नेट एसेट पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देंगे। अब इन्होंने अपना नेट एसेट पूरा का पूरा इसके अंदर ट्रांसफर किया, तो ये ए और बी के पास चला गया, मतलब ए और बी की सारी एसेट किसके पास आ गई, सी के पास आ गई। अब सी है इनका कंसोलिडेटेड वर्जन, यानी कि ए और बी की दोनों की स्ट्रेंथ को जब मिला दिया तो सी आएगा इनके पास। ठीक है जी। अब सी ने क्या किया, सी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, ए प्लस बी बनेगी इनकी बैलेंस शीट। जब भी इनका डाटा देखा जाएगा तो ए प्लस बी में Yes. देखा जाएगा। यस मैम। तो ये जो Yes, कंसोलिडेटेड एंटिटी Yes, ma'am. है इसके अंदर हमेशा इन दोनों की कंबाइंड चीजें आएंगी। लेकिन जब इधर जेवी के अंदर बैलेंस शीट बनेगी तो कैसे बनेगी, ए की बैलेंस शीट में ए आएगा, बी की बैलेंस शीट में बी आएगा, सी की बैलेंस शीट में सी आएगा। लेकिन लास्ट में अगर कंसोलिडेट किया भी जाए तो ए इसको कंसोलिडेट करेगा सिर्फ 50% एसेट को, यानी कि जितना इसने इसके अंदर मिलाया है। तो यानी कि इसको इंडिविजुअल भी बनानी पड़ेगी, कंसोलिडेटेड भी, इंडिविजुअल भी बनानी पड़ेगी, कंसोलिडेटेड भी। क्लियर इतना? यस मैम। यस मैम। मैम ये कंसोलिडेशन थोड़ी है, कंसोर्टियम है क्या? कंसोलिडेशन तो अलग टर्म थी मैम। कंसोलिडेशन अलग टर्म थी, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज के अंदर आई थी। यस मैम। आपको भी कंसोलिडेशन और जेवी में डाउट है या जेवी और कंसोर्टियम में? कंसोर्टियम था। कंसोर्टियम मैम। कंसोर्टियम था कंसोर्टियम और जेवी में डाउट है Consortium कि था, मैम सही आप है। कह रहे हो कि पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है वो, ये दोनों ही। कंसोलिडेशन क्लियर है? में दोनों एग्जिस्ट करती करती। डाउट तो इसमें भी था पहले। मैम कंसोलिडेशन में जब बैलेंस शीट बनेगी मैम तब उसके अंदर लाइबिलिटीज तो नहीं होंगी, क्योंकि लाइबिलिटीज तो वो लेकर नहीं आते, सिर्फ एसेट के लिए बनेगी बैलेंस शीट। इसके अंदर एक एड ऑन और करो, इसके अंदर ना नेट एसेट्स के साथ साथ आप लायबिलिटीज भी ट्रांसफर करते हो। मैम वो तो हमने मर्जर में बताया था मैम, अमलगम में मैम मना किया था इसमें तो लायबिलिटीज को इंक्लूड करना। उस टाइम ये पॉइंट स्किप हुआ था। कंसोलिडेशन को अगर हम बड़े लेवल पर देखें तो कंसोलिडेशन कुछ नहीं है, दो एंटिटीज को मिलाना होता है। तो मर्जर के अंदर भी कंपनीज क्या होती है, आपस में कंसोलिडेट होती हैं, लेकिन किस टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स पे होंगी वो अपने डिसाइड कर सकते हैं एज पर द MOU। उसको अपडेट करो, जो पुराना हमने पढ़ा था, पुराने को कंसोलिडेशन का, अब क्लियर वर्जन देखो, उसको बोलते हैं MOU। अब ए और बी ने किस हिसाब से मर्ज होना है इनकी मर्जी है। तो कंसोलिडेशन के अंदर मर्जर हो सकता है, लायबिलिटीज ट्रांसफर। इंटरचेंज नहीं यूज होते हैं फिर ए और बी मैम एग्जिस्ट नहीं करेगी फिर उसके बाद सी बनने के बाद। ओके मैम। थोड़ा अपडेट कर लो उसको, लास्ट टाइम पे थोड़ा सा गलत हो गया था अपना। ठीक है मैम अभी आपने क्या बोला, आवाज नहीं आई आपकी। कुमकुम को क्या रिप्लाई दिया था आजकल? यस मैम आवाज कट हो गई। यस मैम कट रही है आपकी बात। कंसोलिडेशन में मैंने बोला जो लास्ट टाइम कंसोलिडेशन मैंने करवाया था उसके अंदर छोटा सा अपडेट कर लो। अपडेट क्या मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, इसके अंदर नेट एसेट ट्रांसफर होती है, लायबिलिटीज जो ये लोग डिसाइड करें। बट अभी अपडेशन में क्या है कि जब आप मर्जर करते हो ना, तो मर्जर के अंदर एक टर्म आती है हमारे पास, मर्जर इज नथिंग कंसोलिडेशन ऑफ 2 or more entities। तो मर्जर में मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था, ए और बी बन के नई एंटिटी भी बन सकते हैं सी। तो जब ये नई एंटिटी बनते हैं तो ये कंसोलिडेशन करती हैं। इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। इसको थोड़ा सा अपडेट कर लो। कंसोलिडेशन लास्ट टाइम थोड़ा सा गलत हो गया था, तो ए और बी आपस में मिलकर सी में ट्रांसफर होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर लायबिलिटीज भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे। तो मैम मर्जर कंसोलिडेशन कैसे हो सकता है मैम? मर्जर में तो मैम जो पिछली इंडिविजुअल एंटिटीज होती है वो डिसॉल्व भी हो जाती है, सिर्फ नई जो ये सी बनी है यही वर्क करेगी, पर कंसोलिडेशन में तो पुरानी वर्क जाएगा, इनका भी सारा एसेट्स चला जाएगा, तो इनका भी एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा कंसोलिडेशन के अंदर। मैम फिर मर्जर और कंसोलिडेशन तो आइडेंटिकल टर्म्स बन गई।
डिफरेंस आइडेंटिकल नहीं है। मर्जर के अंदर ऑप्शंस और भी होते हैं। क्या ऑप्शन होता है? ए और बी है, दो कंपनी मर्ज होना चाहती हैं। अब ए मिल जाएगी बी में, यानी कि ए और बी में से एक कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी, या तो ए बी में मिलेगी या बी ए में मिलेगा। तो दोनों ही एग्जिस्टेंस में रही हैं। अब यहाँ पर ये खत्म हो जाएगी। यहाँ पर मैम कंसोलिडेशन मर्जर का एक पार्ट है, ऐसा कह सकते हैं? काइंड ऑफ मर्जर है। ठीक है मैम, अब एक बार कंसोर्टियम और इस जेवी में और बता दो। चलो, जेवी तो क्लियर है, जेवी दोबारा ना लिखूं? नो मैम, वो तो क्लियर है। क्लियर है। कंसोर्टियम क्या है? कंसोर्टियम एक काइंड ऑफ बिजनेस एग्रीमेंट है। ग्रुपिंग कर लेते हो आप, ठीक है। अब आपको क्या है, मान लो आपको फॉरेन से कोई महंगी सी मशीनरी, आपको मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी है, 3 कंपनियां हैं ए बी एंड सी। तीनों कौन सी हैं? रियल एस्टेट कंपनी, यानी कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है तीनों। अब तीनों को एक मशीनरी चाहिए जो कि फॉरेन से आएंगी, बहुत महंगी मशीनरी है। ए के अकेले के बस की बात नहीं है कि वो मशीनरी का खर्चा अफोर्ड कर पाए, बी के भी अकेले के बस की बात नहीं है, सी के भी अकेले की बस की बात नहीं है। लेकिन इन सबको आपस में पता है कि ए को भी जरूरत है, बी को भी जरूरत है और सी को भी जरूरत है, ठीक है। तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया? एग्रीमेंट कर लिया कि हम लोग वो मशीनरी क्या करते हैं, इंपोर्ट करा देते हैं। अब तीनों ने मिलकर किया, मशीनरी में पैसा तीनों ने लगाया, ठीक है। अब इन तीनों ने पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करवा लिया। अब इस प्रोडक्ट को यूज कौन करेगा? तीनों करेंगे, तीनों ने पैसा लगाया। तो तीनों ने कोई भी एसेट का बेनिफिट उठाने के लिए आपस में ग्रुप बना लिया। यहाँ पर इन्होंने कोई नई कंपनी नहीं खोली, यहाँ पर इन्होंने कोई बिल्डिंग ले ली किराए पर, या फिर कुछ और ऐसी एसेट्स मंगवा ली जो कि अकेला बंदा नहीं ऑर्गेनाइज कर पाता। जैसे कि एटीएम मशीन है, एटीएम में आपका कंसोर्टियम भी चलता है, ग्रुपिंग भी चलती है। अब आप किसी भी बैंक के एटीएम में जाके कैश विड्रॉ करवा सकते हो। यस मैम, कोलैबोरेशन कर रखा है उन्होंने आपस में, यानी कि उन लोगों ने आपस में क्या किया हुआ है, उन लोगों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि मैं तुम्हारे बैंक में जाऊंगा तो तुम्हारा एटीएम मेरे कार्ड को एक्सेप्ट करेगा। तो उस तरह से पीछे से कुछ टर्म्स एंड चेंजेस किए हुए हैं, लेकिन उनका आपस में ना कोई कंसोलिडेशन है, ना कोई जेवी है, ना ही कोई मर्जर है। फिर भी वो चीजें हमें बेनिफिट्स कर रही हैं। वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनके बीच में कंसोर्टियम। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। मतलब पर्टिकुलर पर्पस, पर्टिकुलर थिंग के लिए कंसोर्टियम होता है, लेकिन जेवी जब पूरी कंपनी एक हो जाती है, जेवी के अंदर आपकी पूरी कंपनी की कंपनी क्रिएट कर दी जाती है, ठीक है। ओके मैम। जनरली जब जेवी बनाते हैं, डाइवर्सिफिकेशन में भी तो आपने यही बताया था भाई, डाइवर्सिफिकेशन में भी तो आपने यही बताया था कि भाई दो कंपनी है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल वो मर्ज करती है। डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत अलग हो गया। डाइवर्सिफिकेशन में कहाँ चले गए? ये डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अब डाइवर्सिफिकेशन में क्या कर रही है कंपनीज? डाइवर्सिफिकेशन में मान लेते हैं हमारी रिलायंस है। रिलायंस आज क्या क्या काम कर रही है, क्या क्या बिजनेस एक्वायर किए हुए इसने? रिटेल का बिजनेस कर रही है, पेट्रोकेमिकल्स का मैम, टेक्सटाइल मैम, इलेक्ट्रिसिटी का मैम, इलेक्ट्रॉनिक्स मैम, कैपिटल का मैम, फाइनेंस का। क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो इसने छोड़ा है? अब तो इसने आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी गेन करना स्टार्ट कर दिया रिलायंस जियो से। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो कैसा है कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं। रिटेल बिजनेस पेट्रोकेम से अलग है, टेक्सटाइल सबसे अलग है, सारे बिजनेस बहुत अलग है। तो इसको ना तो हम हॉरिजॉन्टल कर सकते, ना हम इसको वर्टिकल कर सकते। तो ना तो ये हॉरिजॉन्टल है ना ये वर्टिकल है, क्योंकि आप कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस ले रहे हो। तो आपका क्या है? ये कॉन्ग्लोमरेट है। अब आपने एक ही ट्रांजैक्शन में हॉरिजॉन्टल भी कर लिया, वर्टिकल भी कर लिया, तरह तरह के आपने मर्जर कर दिए। तो जब आप इस तरह का मर्जर करते हो जिसको किसी भी एक टर्म में इंक्लूड नहीं किया जा सकता, तो वो क्या है? वो आपका है कॉन्ग्लोमरेट। इतना क्लियर?
यस मैम। यस तो आप इसमें कंफ्यूज कैसे हो गए, जिसने भी पूछा ये कि डाइवर्सिफिकेशन और ये जेवी के अंदर, जेवी तो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। डाइवर्सिफिकेशन तो क्या JV कि नहीं आपने मैम, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया। जेवी क्या कर रहा है, जेवी ये कर रहा है कि आपको कोई टेंडर, जैसे कि मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन का टेंडर है, डैम बनाना है कोई, ठीक है। अब पुरानी बड़ी सारी कंपनीज है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन डाला है कि कोई न्यू कंपनी होगी ना, मैं उसे ही टेंडर दूंगा, लेकिन उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ए और बी ने मिलकर एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी। अब ये न्यू कंपनी है, कंडीशन फुलफिल्ड, कैपेसिटी, क्योंकि ए और बी तो एग्जिस्टिंग कंपनी है, इन्होंने अपनी एसेट यहाँ ट्रांसफर करी। अब ये न्यू एंटिटी भी है, इसके पास कैपेसिटी भी है, क्या ये टेंडर भरने के लिए एलिजिबल है? Yes, ma'am. है। तो गवर्नमेंट की कंडीशन फुलफिल करने के लिए ए और बी ने मिलकर एक नई कंपनी खोली, यानी कि एक स्पेसिफाइड पर्पस है इनके पास कि उन्हें वो डैम वाला प्रोजेक्ट चाहिए। तो उस प्रोजेक्ट के लिए जो कंपनी खोली है वो कंपनी है आपकी जॉइंट वेंचर। रियल एस्टेट सेक्टर जो है बहुत फ्रीक्वेंटली जेवी खोलते हैं। ये जो नए नए डैम्स बनते हैं, आपकी नई नई सोसाइटी बनती हैं, वो जनरली आपके जेवी का कमाल होता है। मान लो इनको टेंडर नहीं मिलता तो ये कंपनी तभी की तभी डिसॉल्व कर सकते हैं ना दोनों मिलके? अर्जी है इनकी, क्योंकि कर जिस लो, पर्पस के लिए मिला कर लो, ये कर सकते हैं। आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया था तो मैंने एक पॉइंट लाइन बताई थी, कंपनी एंटर बाय लॉ और कंपनी एग्जिट बाय लॉ, कि कंपनी लॉ से ही बनती है और लॉ ही उसे खत्म कर सकता है। अब आपका पर्पस खत्म हो गया, लेकिन आपको एक कंपनी को अगर बंद करवाना है तो आपको इसको वाइंड अप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अपने आप से खत्म नहीं होगी ये। क्लियर है इतना? यस मैम। वैसे तुम इतने डीप में क्यों चले जाते हो? हम कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 पॉइंट सेम थे ये। अब समझ आया तो वो डिफरेंस। 3 पॉइंट सेम थे। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास क्या, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जो लंबे समय में पूरे होते हैं, यानी कि जो हम लोग 1 साल से ज्यादा के लिए बनाते हैं। सो फर्म्स इंटेंडेड परफॉर्मेंस ओवर अ मल्टीपल ईयर या फिर मल्टीपल पीरियड ऑफ टाइम्स यूजुअली इंक्लूड मेजर्स सच एज कॉम्पिटिटिव पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय रिलेशन। यानी कि कुछ भी हमने किया, कोई भी काम किया, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस एक लंबे समय के लिए सुधर जाए। तो हमारे ऑब्जेक्टिव कैसे हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? Long term, ma'am. लॉन्ग टर्म है। हम लोग कोई भी नया काम करते हैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए लॉन्ग टर्म। कंपनी में नई मशीनरी इन्वॉल्व कर ली तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव से तो की नहीं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से की है। तो जब हम लोग मल्टीपल पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई काम करते हैं तो वो काम कहलाता है हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट डेवलपमेंट। अब मार्केट डेवलपमेंट क्या होती है? मार्केट डेवलपमेंट, जब आप मार्केट को डेवलप करते हैं, यानी कि आप जब अपनी मार्केट को, आपकी मार्केट क्या है, कस्टमर ने डिमांड किया, आप सप्लाई करो, वो आपकी मार्केट है। तो आप जब अपनी मार्केट कंप्लीट डेवलप करने की कोशिश करते हो, यानी कि अपने सेल को बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो वो होता है मार्केट डेवलपमेंट। So process of growing sales by offering existing products or new version of them to new customer group, यानी कि आप लोगों ने अपने existing product को नए नए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, अपनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश की। तो आप अपनी मार्केट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, अपने एरिया को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। मार्केट डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, नया कस्टमर ग्रुप, या फिर नया पर्सन, नया प्रोडक्ट, नया वर्जन और नया कस्टमर ग्रुप, दोनों हो सकता है। नए प्रोडक्ट के लिए तो कस्टमर ग्रुप नया ही रहेगा। क्लियर मार्केट डेवलपमेंट? यस मैम। यस मैम। मार्केट एंट्री। अब मार्केट एंट्री क्या होती है? रिलायंस ने मार्केट एंट्री मारी, कब मारी थी? मैम जब उसने शुरुआत की अपने किसी, मतलब बिल्कुल, जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो मार्केट में एंट्री मारता है। यानी कि कोई भी नई चीज जब लॉन्च होती है तो वो क्या लेकर आती है, वो मार्केट में एंट्री लेकर आती है। तो द लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इनटू अ न्यू और एग्जिस्टिंग मार्केट। आप नई मार्केट या एग्जिस्टिंग मार्केट, यानी कि अच्छा, न्यू और एग्जिस्टिंग मार्केट का फर्क मतलब क्या है इसके लिए, मार्केट एंट्री के लिए?
एक नई चीज का ना मैम, और एक पहले से वो चल रही है उसके अंदर। हम जो पहले से चल रही है उसमें से थोड़ा सा इनोवेट करके उसको वो ही लाना। बिल्कुल, आपके Break पास करके प्रोडक्ट लाना। दो तरह मैम के फिर हो एक तो वो सकते होगा ना, एक बिल्कुल नया हो गया और एक बिल्कुल पहले से बिल्कुल चल रही है। बिल्कुल ठीक है। सो आपके प्रोडक्ट टू काइंड्स ऑफ हो सकते हैं। पहला, बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट, यानी कि मार्केट में आज तक वैसा प्रोडक्ट देखा ही नहीं है, तो उसके लिए आपकी मार्केट हो गई न्यू। लेकिन एक आपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, तो आप वो वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। ठीक है जी। अच्छा, न्यू मार्केट और एग्जिस्टिंग मार्केट में जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो दोनों की स्ट्रेटेजी अलग अलग होंगी या सेम स्ट्रेटेजी से दोनों मार्केट कवर हो जाती है? अलग मैम अलग ऐसे तो डिफरेंट होगी। अलग अलग होंगी मैम, अलग होंगी। जब अलग आप कोई अलग होगी नया, मैम। बिल्कुल, जब आप कोई डिफरेंट होंगे नया मैम। प्रोडक्ट मार्केट में भेज रहे हो, यानी कि नई मार्केट आप इवॉल्व कर रहे हो, तो नई मार्केट में क्या होगा, आपको लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि आपको मेरे प्रोडक्ट की जरूरत है, ये प्रोडक्ट आपके बेनिफिट के लिए आया है, तभी लोग परचेज करेंगे। तो न्यू मार्केट की स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपको उसके यूजेस बताने होंगे। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग मार्केट है, यानी कि मार्केट को पता है पहले ही प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको क्या बताना होगा, आपको बताना होगा कि मेरा प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से अलग कैसे है। तो आपको अपने प्रोडक्ट की स्पेशलिटी बतानी है, तो दोनों की आपकी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी। सो अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी इज रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन वेदर द प्रोडक्ट इज अर्ली और अ लेट एंट्रेंट टू द मार्केट। अर्ली एंट्रेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले आ रहा है। लेट एंट्रेंट का मतलब बाद में आ रहा है। The first entrant usually has an automatic advantage. जो प्रोडक्ट पहली बार मार्केट में डाला जाता है उसको हमेशा एक बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई कंपटीशन नहीं होता। लेकिन बाद वाले प्रोडक्ट्स का क्या होता है, कंपटीशन होता है, और उसको अपनी वैल्यू को क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई मैं बढ़ाना दूसरे पड़ता से है। कैसे बेहतर हूँ, मैं दूसरों से कैसे आपको ज्यादा वैल्यू एडिशन दे सकता हूँ। ठीक है। और जो कंपटीशन ज्यादा होगा तो आपके प्राइसेस कैसे होंगे, बहुत हाई या फिर एवरेज, डिपेंड्स ऑन द कंपटीशन। एवरेज होगा मैम, एवरेज होना कैन चाहिए। हाई होगी। बिल्कुल, आपको बेटर प्रोडक्ट देना पड़ेगा एट द चीपेस्ट प्राइस, मतलब जितना कम प्राइस आप कर सकते हो उतना प्राइस देना पड़ेगा। अगर आपका प्रोडक्ट कैसा है, नया एग्जिस्टिंग एंट्रेंट है, यानी कि लेटर एंट्रेंट है। अगर नया एंट्रेंट है तो लोग कंपेयर तो कर ही नहीं सकते प्राइस, तो प्राइस जो आप डिसाइड करो वो होगा, क्वालिटी जो आप डिसाइड करो वो होगा। बस लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट हमारे फायदे के लिए है। मैम हाँ जी। मैम, मार्केट डेवलपमेंट में अगर ओल्ड कस्टमर को हम न्यू प्रोडक्ट देते हैं तो वो भी होएगा, मार्केट डेवलपमेंट इंक्लूड है वो भी? बिल्कुल। ओके। आप एक चीज को इस तरह भी सोच सकते हो कि अगर कोई नया प्रोडक्ट है तो उस नए प्रोडक्ट के लिए तो कस्टमर नया ही है ना, पहले तो उसने कभी यूज ही नहीं किया वो प्रोडक्ट। और मैम एग्जिस्टिंग के लिए नया ढूंढना पड़ता है हमें हमारी कस्टमर। शॉप के लिए वो कस्टमर एग्जिस्टिंग है ना, बट उस प्रोडक्ट के लिए तो वो कस्टमर नया ही है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही नया है। जहां पर जब आप सीखोगे ना तो आप इस चीज को अलग अलग ओपिनियन से देखने की कोशिश किया करो। किसी चीज को आपको प्रोडक्ट के नजरिए से देखना है, किसी चीज को आपको क्या शॉपकीपर के नजरिए से देखना है, और किसी चीज को आपको मार्केट के नजरिए से देखना है, तो ऑटोमेटिकली इस चीज को अडेप्ट किया करो। जितना जल्दी अडेप्ट करोगे उतनी आपकी जो नॉलेज है वो ज्यादा डीपन होती जाएगी, बिना एक्स्ट्रा उसके एफर्ट्स के। चलो जी, अगला क्या है, मार्केट लीडर। मार्केट लीडर कौन होता है? ऐसी कंपनी जिसके खड़े होते ही सारे खड़े हो जाए, यानी कि एक वो बंदा, जैसे कि अंकुर सर है, अंकुर सर क्लास में सभी टीचर्स की, अगर किसी भी टीचर की क्लास में चले जाए ना, सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। बच्चे कहीं पर भी शोर मचा रहे हो, लेकिन अंकुर सर के आते ही चुप हो जाते हैं। अंकुर सर किसका काम करते हैं? अंकुर सर एक अकेडमी में लीडर टीचर का काम करते हैं, यानी कि वो ऐसे टीचर हैं जो लीड करते हैं। वैसे ही हर एक इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा शेर जरूर होता है जो लीडर का काम करता है। हर इंडस्ट्री का स्पेसिफिक होता है। तो वो ऐसी कंपनी की बात करते हैं मार्केट लीडर में जिसने पूरी मार्केट को एक्वायर करके रखा है, यानी कि मार्केट में उसका दबदबा चलता है। तो उस बंदे को बोला जाता है क्या? मार्केट लीडर, जो पूरी मार्केट को लीड करता है, जो ऑलरेडी काफी अच्छे लेवल पर एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में। हम रिलायंस को मार्केट लीडर बोल सकते हैं? वन ऑफ द मार्केट लीडर आएगा, डिपेंड करेगा, जैसे उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलग